समाज में जन्मे सभी पुरखों को मैं वंदन करता हूं और इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे मंच पर विराजमान सम्मानित वक्ता साथी और आप सभी देश भर से आए मूल निवासियों को मैं वंदन अभिनंदन करता हूं। ये जो सत्र हमने चर्चा के लिए विषय उसमें रखा कि बिकाऊ मतदाता टिकाऊ जनप्रतिनिधि नहीं बना सकता। और मुझे लगता है ये बात थोड़ी बहुत मात्रा में पता तो सभी को है, लेकिन इसको अलग अलग नजरिए से समझाने के लिए कि अगर कोई मरीज ऑपरेशन कराना नहीं चाहता तो डॉक्टर उसको बोलता है लंबे टाइम तक आपको दवाई खानी पड़ेगी। अगर वो दवाई कड़वी है, खाना नहीं चाहता, इंजेक्शन लगवाना नहीं चाहता, तो डॉक्टर दूसरा रास्ता दे देता है कि मेरे पास ये एक बाम है, ये आप लगाते रहिए 2-3 साल तो आपको कुछ आराम मिलेगा। उसके पास बहुत सारी टेक्निक है, नजरिए हैं, दृष्टि है, और वही दृष्टि यहां पर रखने की कोशिश हो रही है कि किसी भी चीज को समझने के नजरिए, समझने के समाधान करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। हम बिकाऊ मतदाता की बात कर रहे हैं, इस देश के लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जिसको भारत के संविधान ने मताधिकार दिया है। और इस देश के वो मताधिकारी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, मतदाता पर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि ये विषय कह रहा है कि जैसा समाज होगा वैसा ही लीडर होगा। वो वोट की कीमत क्या है? इस विषय का मकसद एक दर्पण बनकर के समाज के मताधिकारी को और इस देश के मतदाता को ये बात बताने की कि तुम कहां खड़े हो, ये देश कहां खड़ा है, इस दर्पण में दिखाना चाहते हैं। और उसको बताना चाहते हैं कि इसी के कारण कि तुम मतदाता हो। मतदाता मतलब तुमने दान में कुछ दिया है, और अगर आपने इधर पैसा संगठन को दान में दिया है और शाम को होकर के बोलो मेरा पैसा वापस करो, तो आपको देना चाहिए क्या? उसके बदले आपको कुछ देना चाहिए क्या? इस भावना से आपने दिया क्या? तो अगर आपने अपनी वोट को मतदान कर दिया है, आप मतदाता बन गए हो, तो आपको इसके बदले कुछ मिलना नहीं चाहिए। और लेकिन अगर आप मताधिकार का प्रयोग करते हो, लेकिन आप तो अधिकारी से डरते हो। क्यों? आप एक मजदूर हो, किसान हो, विद्यार्थी हो, आम देश के कीड़े मकोड़ों में जीने वाली जनता हो, तो वो अधिकारी से डरती है, बात करने से डरती है, खड़ा होने से डरती है। लेकिन उनकी समस्याओं को, श्रमिक किसान के साथ जो शोषण हो रहा है, उस शोषण पर इस देश का जो मौद्रीकरण हो रहा है, वो मोदीकरण कह रहे हैं उसको, मौद्रीकरण, देश को किराए पर देना और इस देश का निजीकरण, इन समस्याओं पर इस विषय में बात करने की बात हो रही है, इस देश के मताधिकारियों के लिए भी और इस देश के उन मतदाताओं के लिए भी, कि अगर आप मतदाता हो तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर जमीन वाले को
जमीन उस किसी के पास है तो उस जमीन वाले को क्या कहते हैं? जमींदार। और अगर किसी के पास कर्ज है तो उसे क्या कहते हैं? अगर कोई चौकी पे रोज बैठता है, पहरा देता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको नहीं मैं बोल रहा हूं, जो झोला उठा के चल देता है, जो झोला लेकर के बैठा रहता है, उस चौकीदार की बात कर रहा हूं। डंडा लेके बैठता है, रोज सोता नहीं है वो, लोग दिखते हैं तो जानता है, ऐसा नहीं है वो। चौकी पे बैठकर पहरा देने वाला चौकीदार, कर्ज लेने वाला कर्जदार, किराए पर रहने वाला किराएदार, और दम रखने वाला तो फिर मत रखने वाला मतदार क्यों नहीं हो सकता? तो आप कौन हो? हमारे पास कौन सा अधिकार है? मताधिकार। हम मतदार हैं, हम मताधिकारी हैं। और एक अधिकारी से इतना बड़ा अधिकारी डर रहा है लोकतंत्र में। और जो अंकुश जी इस पिछले सत्र में बोले थे कि ये कॉन्फिडेंस, ये बॉडी लैंग्वेज आपकी औकात बताती है कि आप इस देश के शासक हो या भिखारी हो, मांगने वाले हो, बिकने वाले हो। और इस बिकने वाली स्थिति की वजह से हम कहां खड़े हैं कि आज नए नए तरीके से बिका जा रहा है। आप डायरेक्ट पैसा नहीं मांगते हो, हम डायरेक्ट पैसा नहीं मांगते हैं नेता से, पार्टी से। तो तरीका क्या है? हमारे जैसे नौजवान युवा विद्यार्थी, जब नेता आता है वो कहता है मेरी फीस नहीं है, मेरे पास किताब नहीं है, और वो किताब प्रिंट करके तो लाया नहीं है, वो आपको पैसा देगा। कुछ नौजवान अभी यूपी, उत्तराखंड में और कई राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं, तो इलेक्शन से 2-1 महीने पहले दबा के टूर्नामेंट हो रहे हैं, और उस टूर्नामेंट का उद्घाटन करने के लिए वॉलीबॉल का, फुटबॉल का खेल प्रतियोगिताएं करा के, दूसरे भी कुछ करा के, उनके उद्घाटन में नेता को बुला रहे हैं कुछ पैसों के लिए। और वो नेता आपके द्वारा किए हुए इकट्ठे लोगों को, जो जागरण कर रहे हैं, कुछ लोग कीर्तन कर रहे हैं, कुछ लोग भंडारे कर रहे हैं, और उनमें आपने कुछ पैसों के चक्कर में जो लोग इकट्ठा किए भगवान को खुश करने के लिए, या शायद अपनी मनसा को दूसरे के पैसे पे ऐश करने के लिए, मैं युवाओं को बोल रहा हूं, अंबेडकर की जयंती मनाने वाले उन युवाओं को जो जनता के पैसे से डीजे बजा करके अपना जश्न मनाते हैं, अपने शौक पूरे करते हैं, 5000 के गुब्बारे लगाते हैं और 5 शब्द सुनने को तैयार नहीं होते। उन लोगों को जो नेता से पैसा लेकर के लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, और नेता उन जमे जमाए लोगों को भाषण देके चला जाता है। ईश्वर को खुश करने वाला वो आदमी नेता को खुश कर बैठता है। इसके आगे जब आप नेता को देखते हो तो राशन कार्ड मांगते हो, उसको पेंशन मांगते हो, नौकरी मांगते हो। कब? आपको पता है बिल्कुल कि इलेक्शन से ठीक अगर 1 महीना, 2 महीना, 1 साल पहले बोलेंगे कि साहब मेरा प्रमोशन करा दो, मेरा ये बेटा बेरोजगार है, इसको नौकरी पे लगवा दो, ठीक है कहीं कॉन्ट्रैक्ट में ही लगवा दो, तो वो लगवाएगा। और नेता आपको, कुछ विद्यार्थियों को आश्वासन देता है, इस बार आपकी नौकरी पक्की, अगर हमारी सरकार आएगी जब रैली में जाता है वो मतदाता, तो कहता है क्या खिलाओगे, क्या पिलाओगे। और वो उसका खाने के चक्कर में ये भूल जाता है कि जिस अंबेडकर की बात करके तुम चाहते हो, वो कह रहे हैं
के किसी का नमक अगर खाओगे तो तुम उस ईमानदार पुरखों की औलादे हो कि नमक हरामी नहीं कर सकते। इसलिए किसी का फ्री में मिलने वाला नमक भी नहीं खाना चाहिए। और रैलियों में मुर्गा खाने वाले, उनकी एसी की गाड़ी में जाने वाले, उनकी डल्लब की कुर्सी पे 5 मिनट बैठने वाले लोगों को कितने में बेचा गया? हेमराज जी ने बताया 500 रुपए, 27 पैसे पर दिन और 27 पैसे पर दिन। एक किसान कर्ज माफी के चक्कर में बिक जाता है, एक मजदूर बिजली पानी दिहाड़ी मनरेगा में मर जाता है इसी के चक्कर में, एक युवा नौकरी के आश्वासन में बिक जाता है। अरे इतनी बुरी हालत है इस देश में कि एक महिला, एक मजबूर महिला 100 रुपए में अपनी इज्जत बेचती है और हम आंख बंद करके निकल जाते हैं। इस देश में एक वेश्या जिसे मजबूर औरत को 100 रुपए में अपनी इज्जत बेचनी पड़ती है, और इस देश का वो भ्रम में जीने वाला वोटर जिसको हम मताधिकारी कह रहे हैं, मतदाता कह रहे हैं, वो 27 पैसे में बिकता है। मुर्गा भी किस रेट में मिलता है? 200 रुपए किलो, और एक औरत की इज्जत 100 रुपए में बिकती है। ये देश में बिकने की जो प्रथा इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी, जमीनी लेवल पे भी जो चल रही है, उसको देखने की, समझने की जरूरत है कि राशन और भाषण नहीं चाहिए, शासन और प्रशासन चाहिए। लेकिन कैसे कैसे ये बिकने वाला समाज टिकने वाला समाज बनेगा? कैसे ये ना टिकने वाला समाज ना बिकने वाला बनेगा? कैसे बनेगा? तो इसके लिए कुछ चीजें समझने की जरूरत है। पहले ये समझने की जरूरत है कि आपको, हमको अधिकार मिले कि हमें दिए गए। आप क्या कहते हैं? मिले कि दिए? आपने अधिकार लिए या आपको मिले? मिले हैं ना, ये एहसास आपको है। लेकिन अगर जिन लोगों को ये पता है कि मुझे अधिकार मिले हैं, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ होनी चाहिए, और जिन्होंने अधिकार लिए हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग होनी चाहिए। आपकी क्या है? आज भी उस मिले हुए अधिकार से जुल्म सहने की, मांगने की आपकी बॉडी लैंग्वेज स्टैब्लिश हो चुकी है आपके दिमाग में, और इस वजह से हमारे लोग अपने उन अधिकारों के प्रति कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर रहे हैं, अपने व्यवहार को सुधारने की तरफ नहीं जा रहे हैं, लापरवाही का वो शिकार हैं। उनको, लापरवाह लोगों को खबरदार, सचेत रहने की जरूरत है। ये बॉडी लैंग्वेज कि हमारा समाज अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो। एक बच्चा हमारे कार्यकर्ता का, छोटा सा 1 साल का बच्चा, कल कुरकुरे खा रहा था। उसके कुरकुरे हमारे एक साथी ने छीन लिया, ऐसे छीन लिया, मुझे भी दे दे। जैसे वो छीना, वो बच्चा रोने लगा, और जब तक उसको वो कुरकुरा उसका नहीं दिया, कुरकुरा मतलब कुरकुरा नहीं है, आपका संवैधानिक मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार है। आपका मौलिक कर्तव्य आपका लेना है, और आपका मौलिक अधिकार है कि आपको खाना मुहैया होना चाहिए। और जब इस देश के लोगों के मौलिक अधिकार छीन रहे हो, मौलिक कर्तव्य छीन रहे हो, तब ये चुप बैठे। इंटेलेक्चुअल लोगों की बात कर रहा हूं, और वो छोटा सा बच्चा, ये नेचुरल प्रोसेस है, और इस नेचुरल प्रोसेस से इंटेलेक्चुअल लोग भी बाहर चले गए। उनको बाहर रहना चाहिए पॉजिटिविटी में। अपने अधिकार वो नहीं ले रहे हैं, अपने साथ न्याय की मांग नहीं उठा रहे हैं। और इसलिए इस देश की पॉलिटिक्स की जब बात करते हैं, तो हमारे समाज के लोग, हमारे समाज के युवा विद्यार्थी क्या कहते हैं? पॉलिटिक्स से कोई लेना देना, मोदी जी ने क्या बोला, योगी जी ने क्या बोला, मुझे इससे कोई मतलब, राजनीति गंदी चीज है।
लेकिन राजनीति क्या है, राजनीति से कैसे चेंजेस आते हैं और राजनीति में कैसे जनप्रतिनिधियों को मौका मिलना चाहिए, ये समझने की जरूरत है। राजनीति की क्या वैल्यू है। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं, जिस देश की जनता अपने देश की राजनीति में इंटरेस्ट नहीं रखती, रुचि नहीं रखती, उस देश का विकास कभी नहीं हो सकता, कोई नहीं कर सकता। और उन्होंने बड़ी चालाकी से मेरे समाज के पीएचडी के पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को यह सिखा दिया है कि राजनीति गंदी चीज है। एग्रीकल्चर का स्टूडेंट किसान का बेटा है और खेती किसानी को घाटे की बिजनेस बताता है, घाटे की व्यवस्था बताता है। तो अडानी और अंबानी तुम्हारे पिता की खेती क्यों खरीदना चाहते हैं? इस देश की सोनिया गांधी का देहरादून के पब्लिक स्कूल में फेल होने वाला बच्चा विदेशों की फर्जी डिग्री ला करके, हम फर्जी बोलेंगे उसको, इधर एग्जाम देके बैठता हमारी बराबर से, वो आपका युवराज, आपका सम्राट, आपका नेता बन जाता है और आपका बच्चा राजनीति गंदी चीज है, ये वो कहता है। और इसकी वजह से इस देश में एक राजनीति पैदा हुई, मन मर्जी की राजनीति। और उस राजनीति की परिभाषा है, राजनीति शास्त्र के लोग करते हैं कि साम दाम दंड भेद के आधार पर ही राजनीति हो सकती है। बताइए कौन सी राजनीति शास्त्र में लिखा है? राजनीति क्या है? राजनीति राष्ट्र के प्रति एक समर्पण है, निस्वार्थ समर्पण है। राजनीति समाज शास्त्र में, राजनीति शास्त्र में पढ़ाया जाता है, राज्य की नीति ही राजनीति है। जनता की जागरूकता के लिए, ऐशोआराम के लिए नहीं, जनता की जागरूकता के लिए, उनके अधिकारों को दिलाने के लिए राष्ट्र को समर्पण राजनीति है। यही तो डॉक्टर अंबेडकर भी बोल रहे थे। लेकिन अब कौन सी राजनीति है? दाम दंड भेद, आपको खरीदा जा सकता है, आपको डराया जा सकता है, मीडिया से भ्रमित किया जा सकता है। ये जो राजनीति है, ये राजनीति नहीं है, ये ब्राह्मण नीति है। और इस ब्राह्मण नीति में और दूसरी चीजों की जो नीतियां जो चल रही हैं, उसकी वजह से इस देश में जो, और खासकर उस सत्ता पे भी जो कंट्रोलिंग पावर है, जिसके सर पे पूंछ है और गले में रस्सी है, वो जानवर, सर पे पूंछ वाला जानवर इस देश में बहुजनों को जन बनने नहीं दे रहा है। इस देश के बहुजनों को जनता बनने नहीं दे रहा है, जन बनने नहीं दे रहा है। और उनका जनधन अकाउंट का पैसा खाता किस काम का? तो सरकारी भवनों को भगवे में रंगने वाले लोगों को पूछो, सरकारी संस्थानों को भगवे रंग में रंगने वाले लोगों को पूछो, सरकारी बस को भगवे में रंगने वाले लोगों से पूछो, सरकारी बस को नीले रंग में रंगने वाले से पूछो, सरकारी संस्थानों को, सरकारी संपत्ति को हरे रंग में रंगने वाले से पूछो। उनको नहीं बोलना है, अपने को भी तो बोलना है। लेकिन उनका घर भी, उनका मन भी क्या उनके एजेंडे के मुताबिक उन्होंने रंगा? बीजेपी के नेताओं को देखो, जो टॉयलेट को पीला कराने पे लगे हैं, भगवा बस को, आपके चौक चौराहे को, अरे करोड़ों रुपया पैसा इस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में एक धर्म पे पूरी सड़कें छाप मारी। भाई किसी गरीब के घर पे झोपड़ी पे कलर कर देते? नहीं, पूरा धर्म के नाम पर ये जो रंगने की प्रक्रिया है, उन लोगों को समझिए। क्या ये कौन सी राजनीति है? मैं अभी गाजियाबाद से आ रहा था, तो गाजियाबाद में एक हनुमान जी का मंदिर था। मैंने गौर से उसका बोर्ड पढ़ा तो लिखा था, बड़ा बड़ा लिखा था, श्री राम भक्त, और हनुमान छोटा सा लिखा, श्री राम भक्त हनुमान मंदिर। ऐसा वहां नहीं है। सरदार पटेल संस्थान में, जिसने इस देश को एक देश बनाया, कौन सा? 500 देशों का बटा हुआ ये भूखंड, सरदार पटेल ने एक देश बनाया। उस देश निर्माता को, उसकी प्रतिमा यहां स्थापित की गई है। पॉलिटिक्स, उस प्रतिमा पर जो बोर्ड लगा है, पटेल साहब का फोटो, नाम इतना सा है, और पटेल साहब की मूर्ति का अनावरण करने वाले लोगों का नाम बड़ा सा है। क्या ये नहीं हो रहा है सब जगह? ऐसा क्यों? मेरा नाम से ऐतराज नहीं है, ऐतराज इस खोपड़ी से है
कि इस देश में जनता के लिए पैदा होने वाला नेता इस देश की जनता को अपने लिए मरने वाली जनता बना के चला जाता है। और इसलिए साथियों, दो लोगों को समझने की जरूरत है। हमारे आंदोलन में मैं देखता हूं कि हमारे लोग उन सर पे पूंछ वाले जानवरों के द्वारा पैदा किए हुए, जिसको आप देवता बोल देते हैं या प्रतीक बोल देते हैं, उसको कोसने में लगे हैं। बस विषय कुछ भी हो, कोसना उसी को है। एक तो ये छोड़ने की जरूरत है, और दूसरा दोस्त और दुश्मन को पहचानने की जरूरत है। उनकी पॉलिटिक्स में, हमारी पॉलिटिक्स में, उनकी नीति में, हमारी नीति में कुछ तो अंतर होना चाहिए। वो अंतर क्या है मैं बताना चाहता हूं। महाभारत की राजनीति में, साम दाम दंड भेद की राजनीति में जो हमारे समाज से नेता पैदा होते हैं और दुश्मन के खेमे में जाके रुकना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं। उसमें लिखा है महाभारत के आदि पर्व अध्याय 20 श्लोक नंबर 18, 19, 20, 21, 22, 33, 34, 36 में कि शत्रु अगर बुद्धिमान हो, ताकतवर हो, पैसे वाला हो तो उसका सम्मान करो, उस शत्रु का सम्मान करो और उसको घर बुलाओ, दावत करो और कोई कीमती चीज उसको भेंट में दे दो। जब उसका पूरा विश्वास हमारे ऊपर हो जाए, मैं ऐसे फर्जी नहीं कह रहा हूं, आप ढूंढ लीजिए, आरएसएस वाली किताब में नहीं ढूंढना है जो गीता प्रेस वाली है, ओरिजिनल महाभारत निकालिए 50 साल पहला, और उसके आदि पर्व अध्याय 20 श्लोक नंबर 18, इस प्रयागराज में बता रहा हूं, सुन रहे हैं तो सुन लेना। उसमें लिखा है कि शत्रु का सम्मान करो अगर वो ताकतवर है, बुद्धिमान है, और जैसे ही वो भरोसा कर ले कि आज मेरा जूता साफ किया था, बड़ी सी नोटों की माला मेरे गले में डल रही है, तब सम्मान को और अति सम्मान में बदलो, जय जयकार लगाओ, उसकी पूरा विश्वास दिला दो, और जैसे उसको विश्वास हो जाए तो मौका देख करके सर पे रखे घड़े को जैसे पत्थर पे पटक के फोड़ देते हैं, वैसे उसको फोड़ देना। यही हुआ है, सबके साथ यही हो रहा है। जो भी समाज से डेवलप होके जा रहे हैं और दुश्मन के खेमे में जा रहे हैं, उनको लग रहा है, लेकिन खोड़े जा रहे हैं। आगे बोला, अगर वो कहे कि मुझे रहम की भीख दे दो तो तरस नहीं खाना है। जैसे सांप के ऊपर पैर रखकर कुचल देते हैं, वैसे उसको कुचल देना। इधर से जाने वाले आदमी के साथ क्या होने वाला है, ये महाभारत की राजनीति में स्पष्ट लिखा है। और इसलिए भी उनकी राजनीति और हमारी राजनीति में अंतर तो होना चाहिए। क्या राजनीति है? हमारे लोगों को हमारे पुरखों ने बताया कि एक छुरा कसाई होता है। कौन सा? छुरे से जो काटता है। और राष्ट्रपिता फूले ने कहा कि एक कलम कसाई भी होता है, छुरा कसाई और एक कलम कसाई। डेमोक्रेसी में कलम कसाई की ताकत ज्यादा है। डीएम की कुर्सी पे, एसडीएम की कुर्सी पे, दरोगा की कुर्सी पे, जो भी कुर्सी उसको मिली है, उसी कुर्सी पे बैठ करके वो कलम कसाई बन जाता है। और मैं तीसरे कसाई को आपके सामने रखना चाहता हूं, जो हमारे आंदोलन के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और वो है जबान कसाई। वो जबान कसाई अंबेडकर की बात करता है, फूले, रैदास, कबीर, पटेल की बात करता है, भगत सिंह की बात करता है, इस देश को नीला भगवा रंगने की बात करता है, अपने घर को नहीं रंगता है उस रंग में जिसमें वो रंगना खुद भी बता रहा है। और इसलिए आप देखिए, हमारा अंबेडकरवादी, फूले अंबेडकरवादी, मूल निवासी विचारधारावादी इधर भाषण तो देके गया, और शैतान की पद चिन्हों का दस्तक उसके आंगन से दहलीज तक आज भी मिलता है। गए ना आप शहरों में, घरों में जाते हो तो वो शैतान के 2 पैर के निशान कई बार तो दीवारों पे भी चढ़ जाते हैं। हम तो हैरान हैं कि ये दीवार पे कैसे चढ़ रहा है, लेकिन वो दीवार पे नहीं, वो आपके दिमाग पे चढ़ गया। इसलिए उस शैतान के ब्राह्मणवाद के पद चिन्ह आपकी सीढ़ियों से, आंगन से गुजर करके आपके दिमाग पे चढ़ चुके हैं। और इसलिए
इस कलम के कसाई को, जबान के कसाईयों को, अपने वाले जबान के कसाई मैं बोल रहा हूं, जो इधर मीठा बोलते हैं, दूसरे के बेटे को भगत सिंह अंबेडकर बनाना चाहते हैं और खुद के बेटी और बेटे को आईएएस पीसीएस बनेगा। और नेता का भाषण, नारे कौन लगाएगा? ललित राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो ये लगाए, हमारा बेटा तो आईएएस बनेगा, वो पीएचडी कर रहा है, इसलिए वो भैया विद्यार्थी संघ में नहीं जुड़ सकता। अब पड़ोसी को रोज जा रहे हो, अरे बेटा तुम्हारी उम्र है, विद्यार्थी संघ में जुड़ो, हमने बनाया है। अच्छा आपका बेटा कहां है, आपकी बेटी कहां है? वो मेंबर भी नहीं है। तो ऐसे कलम के कमाल को मैं बताना चाहता हूं, जो कुछ साल पहले काशीराम साहब ने बताया था। ये कलम मैंने उल्टी डाल रखी थी, ये वाली कलम, उन्होंने कहा कि ये 85% लोग, इस पर 15% लोग सत्ता पे बैठे हैं, इसका कलश बन के चमक रहे हैं, शासन सत्ता सब कुछ कब्जाए बैठे हैं, शान बने बैठे हैं। और उन्होंने कहा इससे इसको अलग कर दो। अच्छा आप इसको अलग कर दो और इसको जेब में डालो, आपकी जेब खराब हो जाएगी, आपको चुभ जाएगी, आपको लगेगा यार मुझे गंजा कर दिया, क्योंकि व्यवस्था ने ऐसी व्यवस्था बनाई, इसको कलश बनाकर ही आप जिंदा रह सकते हो। इसलिए इसको फेंक कर भी अगर आप जीना चाहोगे तो ये जिंदगी गर्त है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब कलम की व्यवस्था भी बदलने की जरूरत है। सेल्फ मोटिवेट, तो मारे चाहोगे। आपके एमएनटी चैनल को 15 लोग नहीं देखते, ये भ्रम है। उनके आईटी सेल के जो शैतान बैठे हैं वो आपके इस पे लोगों को आने ही देना नहीं चाहते। आप पूछो अपने आईटी सेल के बच्चे, और अंत में एक बात और कल रैली में आई थी, मेरा डेवलप हो, हमारा कोई कल रैली में कुछ नारे लगा रहे, जो संविधान की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। तो मोदी जी ने भी तो की बात, वंदन किया था, संसद में नारियल फोड़ के, मत्था फोड़ के अंदर घुस गए थे। जो संविधान की बात करेगा, माया मुलायम लालू और अभी कुकुर मुत्ते पैदा हो रहे हैं, जय भीम के नाम पर मूछें ऐंठने वाले दिमाग की नसों को नहीं ऐंठ रहे हैं। उनको पूछना चाहता हूं वो क्या कर रहे हैं? जो संविधान की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, ये इस देश का मताधिकारी नहीं बोल रहा है, वो नेता बोल रहा है। और इस देश की जनता को क्या बोलना चाहिए कि जो संविधान की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, नहीं, जो संविधान पे काम करेगा वही देश पे राज करेगा। ये कहने की जरूरत है, क्योंकि संविधान की बात करने वाले, लोकतंत्र की बात करने वाले, रानी के पेट के ऑपरेशन करके गरीब किसान मजदूर की कोख से, गलियों से, झोपड़ी से नेता पैदा करने वालों की बात करने वाले लोग, आपके वो नेता भी अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपनी मां को, अपनी बहू को, अपनी कब्र में पैर रखने वाली दादी को भी इस देश की सत्ता पे, कुर्सी पे बैठा कर रखने की व्यवस्था कर चुके हैं। इस देश पे तानाशाह, लोकतंत्र में तानाशाह पैदा हो गए हैं। अंबेडकर का नाम लेने वाले लोग, फूले रैदास कबीर का नाम लेने वाले लोग, वो परिवारवादी, वो व्यक्तिवादी, वो तानाशाही, नायक पूजावादी लोग बन चुके हैं। और तब डॉक्टर अंबेडकर कह रहे थे, व्यक्ति चाहे कितना भी महान क्यों न हो, फिर भी वो राष्ट्र से महान नहीं हो सकता। इसका मतलब वो राष्ट्र, समाज और संगठन से महान नहीं हो सकता। और जिस दिन वो व्यक्ति राष्ट्र, समाज, राष्ट्र से महान हो जाएगा, अंबेडकर कह रहे हैं, दूसरी लाइन है, मतलब वो संगठन और समाज से महान हो जाएगा, तो वो तानाशाह बनेगा। और वो तानाशाह बनेगा, सबसे पहले राष्ट्र को बर्बाद करेगा, समाज को बर्बाद करेगा, संगठन को बर्बाद करेगा। और कैसे? ये भी तो पहचान होनी चाहिए ना, कैसे? वो क्या करेगा? आगे बहुत सारे पॉलिटिशियन बोलते हैं,
प्रबुद्ध लोग, दुनिया के राजनीति शास्त्री बोलते हैं कि जब वो व्यक्तिवाद के प्रोसेस से गुजर के तानाशाह बनेगा तो अपने नाम के स्मारक और संस्थान बनाएगा, अपनी मूर्ति खुद लगा के जाएगा, दूसरों पे भरोसा नहीं करेगा। और ऐसा ही नहीं होगा, इतनी बड़ी बेवकूफी करेगा कि जब घोड़े को नाल ठुक रही होगी और घोड़े को देख करके मेंढकी भी आएगी और वो बोलेगी मुझे भी नाल ठोक दो, तो एक आदमी ने गलती की युवाओं को बेवकूफ बनाने के लिए कि वो डॉक्टर अंबेडकर के संगठनों के नाम नहीं समझ पाया, फूले के संगठन का नाम नहीं समझ पाया, अरे लालू और मुलायम की पार्टी का नाम नहीं समझ पाया। लालू ने कौन सी पार्टी बनाई? राष्ट्रीय जनता दल। मुलायम जी ने समाजवादी पार्टी। काशीराम साहब ने, या फिर हम कहें हमारे पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, बहुजन समाज पार्टी। और दुश्मन ने भारतीय जनता पार्टी बनाई ना। और हमारा एक अंबेडकरवादी और लोकतंत्रवादी जबान कसाई क्या बनाया? आजाद समाज पार्टी। मैं अब दुश्मन बोल रहा हूं, सीधे सीधे बोल रहा हूं, क्योंकि वो भी कलम कसाई जबान कसाई तक चला गया। और इसलिए बोल रहा हूं कि आजाद समाज पार्टी बनाने का तर्क हमारे से भी ले लो कि गुलाम समाज के लोगों को गुलाम समाज की पार्टी बनानी चाहिए थी। आजाद समाज पार्टी नमक हरामी से बनी है, नमक हलाली से बनी है। इधर नमक हरामी की और उधर जब माल लिया है और भ्रमित करना है तो नाम भी क्या रखना है? वो जो बताएगा, जितना वो कहेगा इतना ही फैलाना है। यूपी के जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग जो बहुजन वोटर हैं उनको डिवाइड करने के लिए आराम से तुमको उतारेंगे। इसलिए मेरे साथियों, मैं अंत में 2 मिनट में अपनी अंतिम बात बताना चाहता हूं कि न बिकने वाला और टिकने वाला प्रतिनिधि समाज बनाने के लिए क्या करने की जरूरत है। 5 चीजें बता रहा हूं। एक, उद्देश्य करने की जरूरत है। दूसरी, एक संगठन, एक झंडा, एक पार्टी संगठन निर्माण करने की जरूरत है। तीसरा, उसकी एक विचारधारा बनाने की जरूरत है। चौथा, उसकी एक मजबूत कार्यक्रम निर्माण करने की जरूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आ रहे हो अधिवेशन में और अकेले अपना टिकट बुक करके चले आए इधर मुंह दिखाने। आपका पड़ोसी, आपका भाई, आपका फूफा, नाती, उमेश रजक जी बोलते हैं नाती पोती सब कुछ लेके आना होगा, पैसा भी लाना होगा, गुल्लक तोड़ के लाना होगा। ऐसा कार्यक्रम, मजबूत कार्यक्रम कार्यकर्ताओं को निर्माण करना होगा। 5वीं, लोकतांत्रिक संस्थागत नेतृत्व निर्माण करना होगा। वो तब जाकर के न बिकने वाला और टिकने वाला समाज निर्माण कर सकते हैं, और वो है बिरसा का उलगुलान, अब वह दिसुम, अब वह अपना राज स्थापित करना होगा। कैसे? इसको स्थापित करने के लिए रैदास कहते हैं, रैदास सुख बसंतु दो ही थाम, रैदास सुख बसंतु दो ही थाम, एक स्वराज और दूसरा मरगट धाम। या तो अपने राज में सुख है या फिर मरने के बाद शमशान घाट में चैन मिलेगी। ये रैदास कहते हैं कि ऐसो चाहूं राज में और मिले सबन को अन्न, और छोट बड़े सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न। यही पटेल साहब कह रहे थे, सरदार पटेल साहब, कि इस देश के एक एक नागरिक को खाने के लिए तरसना ना पड़े, सबको इज्जत मिले, सबको रोटी मिले। ये ऐसी व्यवस्था जो रैदास, कबीर, नानक, फूले ने स्वाधीनता की, अपने राज की कल्पना पे गढ़ करके आंदोलन चलाने की बात कही, वो करने की जरूरत है। अपनी व्यवस्था में आप बिकने वाले नहीं बन सकते। उनकी व्यवस्था में रहोगे तो आप बिकने के लिए खुद अपने आप को आगे लाओगे। अब इसके लिए कुछ भूमिकाएं हैं, 5 भूमिकाएं। पहली भूमिका रीडर फॉर्म। हमें पता है आपका बेटा नेता नहीं बन सकता, मेरी तरह सारे लोग भाषण नहीं दे सकते, मेरी तरह सारी रात जग करके इस टेंट के लिए काम नहीं कर सकते। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता अपना घर छोड़ के 15-15 दिन इधर पड़े हैं, उनका बच्चा बीमार है,
उनका भाई बीमार है, माँ बीमार है और बीवी डंडा लेके बैठी है, आ जाना तुम, अभी नहीं हमारी सुनते हो। वो झेलते कितनी है। आप 2 दिन के लिए अधिवेशन में आए, बहुत सारी नाराजगी झेलोगे जाके। हमारा कार्यकर्ता रोज झेल रहा है। उसके लिए, उन लोगों के लिए कि उनको 5 भूमिकाओं में रीडर फॉर्म में आना होगा। रीडर मतलब समाज को पढ़ने समझने की, देश की स्थिति को पढ़ने समझने की क्वालिटी डेवलप करनी होगी। दूर से बैठे रहिए, घर पे नौकरी करिए, घर में पढ़ते रहिए, लेकिन समाज में, देश में क्या हो रहा है उसको रीड करने की जरूरत है। दूसरी, सपोर्टर फॉर्म में जीना होगा, सबको सपोर्ट करनी होगी, खुलेआम सपोर्ट करने की जरूरत है। अब मन में करने की जरूरत नहीं है। आपका बच्चा, अगर उनका बच्चा मोदी मोदी कर रहा है तो आपके बच्चे को भी मेरी शान, भारत का संविधान, सड़क के बीच में खड़े होकर के कहने की जरूरत है। तीसरी, मुझे बोनस मिल गया 2 मिनट का। सपोर्टर फॉर्म में आपको जीने की जरूरत है। वो चाय की दुकान पे खड़ा होकर बोल रहा है मोदी जी विष्णु के अवतार हैं, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, देश बेच दिया। मौद्रीकरण का मतलब देश को भाड़े पे देना। भाड़े पे देने वाले को क्या कहते हैं? बोलो, मैं बोल नहीं सकता, मैं वो कहना नहीं चाहता। राष्ट्रपिता फूले साहब ने इस किताब में बोला, गुलामगिरी में, कि जिन लोगों ने अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को भाड़े पे दिया हो, इनकी व्यवस्था में लिखा है, किताब लेके आना, इनके महाभारत, पुराण, रामायण सब में लिखा है कि अपनी बेटी को, अपनी बहू को, 5-5 पतियों की पत्नी को भी सरेआम जुए में बेचा जाता है। ऐसे लोग जो अपनी बेटी को, अपनी बहू को, अपनी माँ को भाड़े पे देते थे, शाम को देते थे और सुबह ले आते थे, उनको भड़वाई नहीं। इसमें फुले साहब ने कुछ बोला है उसको, वो ब्रह्मा विष्णु महेश का जिक्र करते हुए, मैं वो बोल नहीं सकता यहाँ पे, उसको पढ़ लेना मेरे युवाओं को, मेरी बहनों को। आप मुझे ही नहीं तो बेशरम बोलोगे। वो कहने की जरूरत है। अगर वो इस देश के सरकारी संस्थानों को बेच रहे हैं मौद्रीकरण के नाम पे, और वो मोदीकरण समझ रहे हैं, तो ये भी समझने की जरूरत है, उसके खिलाफ खड़ा होने की जरूरत है, अपने आंदोलन को सपोर्ट करने की जरूरत है। अगर कोई विद्यार्थी संघ का विद्यार्थी आंदोलन कर रहा है तो खुलेआम कहने की जरूरत है, ये सही बात कर रहे हैं। अगर मूल निवासी संघ के लोग कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो वो उसका सपोर्ट करने की जरूरत है। पैसा मत दो, शामिल मत हो, बस सपोर्ट करो, खुलेआम सपोर्ट करो। तीसरी, आपको मेंबर बनना होगा, आंदोलन का हिस्सा बनना होगा। अब घर में बैठ के कुछ ये काम सबके चलने वाला नहीं है। चौथी, कैडर बनना होगा, रीडर, सपोर्टर, मेंबर और कैडर बनना होगा। और 5वीं और अंतिम, मेरी तरफ से ये 5 भूमिकाएं मैंने तय की। आप में से कुछ लोगों को फिर लीडर भी बनना होगा। रीडर, सपोर्टर, मेंबर और कैडर। और लीडर की भूमिका में हमारे मूल निवासी समाज के युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को और खास करके महिलाओं को, मांगने वाली, पति की सैलरी पे जिंदा रहने वाली, खुद पीएचडी करके 8वीं पास पति की, पति बोलूंगा मैं, पतन करने वाली है ना, वो पत्नी है, पति का मतलब मालिक होता है, उसकी पीएचडी बेकार चली जाती है और 10वीं 12वीं पास करके क्लर्क की नौकरी करने वाले की रोटी बनाने वाली नौकरानी बन जाती है। पीएचडी किस काम की? अनपढ़ मां हमारी अच्छी है, वो भी रोटी बनाती है, ये पीएचडी वाली भी रोटी बनाती है, लेकिन वो अपने से नहीं बनाती है, इस समाज के दोहरे चरित्र से बनाती है। अपनी बेटी को पीएचडी वाली है तो उस लेवल पे उसको खड़ा करने की जरूरत है। इसलिए साथियों, अंत में कहता हूं कि अपने पुरखों की वसीयत को और इस आंदोलन में हमारे द्वारा दी गई जैसी तैसी नसीहत को कुछ समझने की जरूरत है कि सम्राट राष्ट्रपिता फूले साहब ने मरने से पहले एक वसीयत लिखी और उस वसीयत में उन्होंने कहा कि मेरा बेटा यशवंत अगर समाज के लिए ईमानदारी से काम न करे, अमीरों के बच्चों की तरह ऐसो आराम की जिंदगी जीने लगे, आवारा बन जाए, तो मेरी संपत्ति से उसको फूटी कोड़ी न दी जाए। कितने लोगों में दम है कि ये वसीयत लिख के अपनी दीवार पे टांग सको? आप लिखना चाहते हो ना कि जहां अपनी दीवारों पे लिखो हम इस देश के हुक्मरान बनेंगे? कैसे बनेंगे? वो 9 बजे सो के उठता है, 10 बजे सो के उठता है, 11 बजे सो के उठता है, कैसे बनोगे?
लिखो फूले साहब की वसीयत, अगर मेरा बेटा समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम ना करे, दुनिया के मानवता के लिए काम ना करे, तो मेरी संपत्ति से उसको फूटी कोड़ी ना की जाए। और इतना ही नहीं कहा है, सिर्फ इतना नहीं कहा आपके पुरखों ने, सम्राट अशोक की वसीयत को सुनो, शिलालेख पे लिखी, क्या लिखी? कि मेरे देश की जनता, मेरे राज्य की जनता, चाहे मैं अपनी बीवी के साथ सो रहा हूं, चाहे मैं नहा रहा हूं, चाहे मैं खाना खा रहा हूं, पशुओं के तबेले में, घोड़ों के तबेले में घूम रहा हूं, चाहे मैं अपनी गद्दी पे बैठा हूं, किसी भी टाइम मेरी जनता अपना प्रतिवेदन लेकर के मेरे पास आ सकती है। मेरी जनता मेरे पुत्र, मेरी संतान है। लोकतंत्र की बात नहीं कर रहा हूं, जनता की सरकार, जनता का शासन की बात नहीं कर रहा हूं, राजा के शासन की बात कर रहा हूं। आपका नेता बोल रहा है कि मेरी जनता, मेरा समाज 24 घंटे मेरे पास किसी भी टाइम आ सकता है, बेझिझक मन की बात कह सकता है। ये मन की बात चुराने वाले लोग सम्राट अशोक से मन की बात चुरा के बोलते हैं। सम्राट अशोक बोले कि मेरी जनता, मेरे पुत्र, मेरी संतान 24 घंटे में किसी भी टाइम मेरे पास आ सकते हैं, चाहे मैं बीवी के साथ सो रहा हूं, चाहे मैं राजगद्दी पे बैठा हूं। और हमारा नेता अंबेडकरवादी, लोकतंत्रवादी, शिवाजी, साहू जी महाराज का गुण गाने वाला तोता क्या बोला? कुत्ते से सावधान, उसकी दीवार पे लिख जाता है, जैसे बनता है कुत्ते से सावधान। और मोटे से आदमी को दरवाजे पे खड़ा करता है, अभी साहब सो रहे हैं। ये डेमोक्रेसी, ये अंबेडकर फूलेवाद कैसे है? तो वसीयत में आगे वो कहते हैं कि यही संदेश, यही व्यवस्था कायम करने के लिए मेरे पुत्र, सम्राट अशोक कह रहे हैं, फूले साहब ने कहा मेरा बेटा अगर समाज के लिए काम न करे तो मेरी संपत्ति से उसको फूटी कोड़ी ना दी जाए। और सम्राट अशोक कह रहे हैं अगर मेरा बेटा, मेरे बेटे को भी यही काम करना होगा और मेरे पोते को भी यही काम करना होगा। पोते को भी बोला, लिखित में है, शिलालेख में है। अपने पोते तक को कह के चले गए और आप अपने बेटे और बेटी को नहीं कह पा रहे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस देश पर कुर्बान होने वाले वो भगत सिंह, रैदास, कबीर, नानक, फूले की उस अगर कुर्बानी का आपको कर्ज चुकाना है तो आपको जुल्म के खिलाफ बोलना होगा। और बोलने के लिए आपको अपनी जबान खोलनी होगी, क्योंकि जुल्म के खिलाफ लब खोलेगा कौन? जुल्म के खिलाफ लब खोलेगा कौन? और अगर हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन? कुरकुरा छीन लिया बच्चे का, वो रोने लगा, आपके अधिकार छीन लिए, सोच पढ़ा रहे हो, संविधान मिटा रहे हैं, आप बोल नहीं रहे। जुल्म के खिलाफ लब खोलेगा कौन? और अगर हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन? हर घर में फूले, अंबेडकर, रैदास, सावित्रीबाई, भगत सिंह पैदा करना तो चाहते हैं सब। हर घर में फूले, अंबेडकर, रैदास, सावित्रीबाई फूले और भगत सिंह पैदा करना तो चाहते हैं सब, लेकिन अपने घर में, अपने मन में फूले, रैदास, भगत सिंह पैदा करेगा कौन? आपको करने की, आपको ये संकल्प लेने की जरूरत है। और आज अगर जुल्म के खिलाफ नहीं बोले तो बोलने को है जबान, तू बोलता नहीं, बोलने को है जबान, तू बोलता नहीं, लेने को जुल्मी का नाम, लब खोलता नहीं। और तेरा आज का ना बोलना उस वक्त याद आएगा, तू बोलना तो चाहेगा लेकिन बोल नहीं पाएगा। यही है बिकने वाले समाज को, बिकने वाले वोटर को टिकने वाला बनाने के लिए। अगर ये टिकने वाला बन गया तो नेता की कोई औकात नहीं है कि वो बिक जाए। धन्यवाद। जय भीम, जय भीम।